पास। जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमने सबसे पहले होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। आपको 2 केस स्टडीज दी गई थी चैप्टर 7 की, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 वॉल्यूम 2 में से, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल हमारा टेस्ट हुआ है, टेस्ट 4, उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और उसके बाद एंड पे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 जो चैप्टर 8 फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 एंगेजमेंट लेटर एंड इट्स कंटेंट्स, ये स्टडी करेंगे। मे बी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमारा कंप्लीट ना हो सके, तो जितना भी हम इजीली कवर कर सके आज के लेक्चर में उसको कवर करेंगे, वरना बाकी का जो है फिर कल के लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इसको। सबसे पहले होम असाइनमेंट वॉल्यूम 2 में चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 12, 3 केसेस थे इसमें, ए, बी और सी। सबसे पहले ए में बताइए, ए में कोई इशू? जी अच्छा, इसमें शायद एंड पे थ्रेट्स बताते हुए कोई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एक्स्ट्रा जो है वो उसने आइडेंटिफाई कर दिया, उसको डिलीट कर दीजिए, उसको काट दीजिए, वो हमारा रेलिवेंट थ्रेट नहीं है। जी, इसके अलावा 12 के पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। जी मेरे भाई। जब हम थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमने थ्रेट की हेडिंग अलहदा देनी है, सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन की हेडिंग अलहदा देनी है, और अगर उसने सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा है उसकी हेडिंग अलहदा देनी है। जी जी मेरे भैया, मैंने शायद आपने वो बात नहीं लिखी, मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि जो सेफगार्ड होते हैं ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्रेट नहीं होते। ठीक है, ये जो सेफगार्ड्स होते हैं ये सारे थ्रेट्स के लिए, जो आपको बताए नीचे सेफगार्ड बताए गए हैं, ये सारे थ्रेट्स के लिए। अलग अलग आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं होता कि ये वाला सेफगार्ड किस वाले थ्रेट के लिए। सारे सेफगार्ड कलेक्टिवली सारे थ्रेट्स को एड्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? 12A क्लियर है। 12 के पार्ट बी, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 का पार्ट सी, सी में भी अच्छा, सी में हमने सिर्फ इतना नहीं लिखना कि इस सिचुएशन से कोई थ्रेट अराइज नहीं होता, बल्कि हमने बताना है, मतलब प्रोवाइडेड मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे कि भाई एफबीआर ने जो भी टैक्स रिटर्न हमने फाइल किया क्लाइंट के बिहाफ पे, तो एफबीआर जो भी लायबिलिटी असेस करेगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पे करना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे, ये बात लिखनी है। और टैक्स रिटर्न वाली सिचुएशन मैंने आपको बताया था, प्रोबेबली हमारे सिलेबस में वाहिद सिचुएशन है जिसमें कोई थ्रेट राइज नहीं होता। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स की जितनी भी सिचुएशन आपको एग्जाम में दी जाएंगी, दी गई हैं, उन सब में कोई ना कोई थ्रेट जरूर अराइज होता है। जी, तो सी में भी कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन 12 क्लियर कर दें, कोई काम का क्वेश्चन नहीं पूछा आपने इसमें, चलें खैर ठीक है। क्वेश्चन 13 पे आइए, 13 का पार्ट ए, इसमें कोई क्वेश्चन? जी, 13 के पार्ट ए में से देखिए, क्लाइंट हमसे क्या कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने को कह रहा है, तो हमारे सेफगार्ड वही होंगे। पहला देखिए, एक तो सेफगार्ड वो होंगे जो हम क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए अप्लाई करेंगे, और दूसरे सेफगार्ड वो होंगे जो हम ऑडिट करते हुए अप्लाई करेंगे। जिस तरह वो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज में था ना, कुछ नसीहतें हम उस बंदे को कहते हैं उस वक्त जब हम उसको क्लाइंट के पास भेज रहे होते हैं 2-3 महीने के लिए, और कुछ सेफगार्ड उस वक्त के लिए होते हैं जब उसे ऑडिट टीम का हिस्सा बनाने की बात होती है। उसी तरह यहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए हमने
क्या चीजें इंश्योर करनी है कि टीम सेपरेट हो, क्लाइंट के जो सोर्स डाटा है वो क्लाइंट अप्रूव करे, ठीक है, जो सोर्स डाटा और अजम्पशंस वगैरह हैं। हमारा काम जो है क्लाइंट के सोर्स डाटा की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना हो, और जब ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो हमने इंश्योर करना है कि टीम एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस टीम सेपरेट हो, और अपने काम का हम एक एडिशनल किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लें, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया है तो ऑडिट करने में कोई कोताही तो नहीं कर दे। ठीक है जी। वो हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू असिस्ट द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होगी, ये वो सेकंडमेंट वाली केस नहीं है, क्योंकि उसमें बेसिकली एक एम्प्लॉय की बात करता है कि आप हमें एक या दो एम्प्लॉयज हमें दे दीजिए, हम उससे काम करवाएंगे। यहाँ पे नहीं, यानी असिस्ट कर रहा है, मतलब हमारा काम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने वाला ही होगा। असिस्ट करने से ये फर्म लेवल की बात है, ये स्टाफ असाइनमेंट की बात नहीं है। ठीक है, स्टाफ असाइनमेंट की बात में वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे एक दो बंदे को कहता है हमारे आप अपॉइंट कर दो। बिल्कुल क्लियर करेगा, 100% क्लियर करेगा। जब वो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाला केस पूछेगा कि क्लाइंट ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि एक या दो पर्सन जो है वो अपने आप डिप्यूट कर दीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जी, और कोई क्वेश्चन 13 के पार्ट ए में? जी जी, देखिए लिस्टेड क्लाइंट जो है वो उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। लिस्टेड क्लाइंट को ये सर्विसेज, अगर लिस्टेड क्लाइंट होता तो हम तो एक लाइन में लिख देते कि लिस्टेड क्लाइंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक, आपको मैंने बताया ना आई कैप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, वो शायद पता नहीं मुस्तंसर वाला है, वो भी हम करेंगे उसको। तो उसमें वो इसी तरह लिस्टेड क्लाइंट था लेकिन उसके सेफगार्ड बता रहा है, तो उसमें थोड़ी सी हम जब अटेम्प्ट करेंगे तो चेंज कर देंगे, उसको लिस्टेड के बजाय अनलिस्टेड क्लाइंट बना देंगे। और कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। जी बिल्कुल आएंगे, वो उन्होंने कहा कि जी सर वो मैनेजरियल डिसीजन वाली बात जो थी क्या वो इसमें सेफगार्ड होगी? बिल्कुल होगी। हम मैनेजरियल डिसीजन क्लाइंट के बिहाफ पे नहीं करते, ये तो किसी भी नॉन इंश्योरेंस सर्विस में आप लिख सकते हैं ये पॉइंट। ठीक है, किसी भी नॉन इंश्योरेंस सर्विस में किसी भी थ्रेट में दो सेफगार्ड आपको बता देता हूं। एक तो ये है कि हमने डिस्कस करना है इस इशू को दो चाबी गवर्नेंस के साथ, और दूसरा एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये दो सेफगार्ड आपके तकरीबन हर थ्रेट में फिट हो जाते हैं, लेकिन जहन में रखिएगा ये सेफगार्ड जनरल है। आई कैप जब मार्क एलोकेट करेगा तो जनरल वाले पॉइंट्स को जो हर थ्रेट में फिट हो जाते हैं मार्क्स देगा, लेकिन कंपैरेटिवली कम। तो बात हो रही थी कि जब हम कोड सेफगार्ड लिख रहे होंगे, आई कैप इन जनरल पॉइंट्स को प्रोबेबली एक पॉइंट को हाफ मार्क एलोकेट करेगा, और जो स्पेसिफिक सेफगार्ड होंगे उनमें से हर एक पॉइंट को एक मार्क एलोकेट करेगा। तो हमने कोशिश करनी है कि पहले सेफगार्ड्स लिखते हुए स्पेसिफिक पॉइंट उसको दें कि इस थ्रेड के स्पेसिफिक पॉइंट ये है, और जो जनरल पॉइंट्स है उसको एंड में लिखें। ठीक है, जनरल पॉइंट्स क्या होंगे? जो हमारे तकरीबन हर थ्रेट में हम कवर करते हैं, उनको सेफगार्ड्स में इंक्लूड करते हैं। एक एथिकल इशू डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना है, और दूसरा कौन सा है? एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम रिव्यू करवा लेंगे बात का। जी, रोटेशन वो कुछ केसेस में आता है, कुछ में नहीं आता, वो हमारा स्पेसिफिक सेफगार्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये लिखे जरूर आप। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये ना हो कि आप ये कि अच्छा यही दो लिख देते हैं, हर एक सिचुएशन के साथ यही दो फिट कर देंगे, बाकी हमने और कोई याद नहीं करना। नहीं, ये अप्रोच गलत होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई जो? जी, इसके अलावा और इसी तरह ये क्वेश्चन नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हुए टीम सेपरेट होनी चाहिए, ये भी तकरीबन हर नॉन इंश्योरेंस सर्विस में आएगा। और इसके अलावा हमने मैनेजरियल डिसीजन नहीं करने क्लाइंट के बिहाफ पे, ये भी तकरीबन हर सिचुएशन में आएगा। ठीक, और कोई इशू? 12
क्लियर हो गया। 13 पार्ट एक बी पे आ जाइए। 13 पार्ट बी, इसमें 3 सिचुएशंस है, 1, 2 और 3। अच्छा, एग्जाम में इनकी मैंने शायद पहले भी ये बात बताई है, मार्क करते हुए आपने ध्यान रखना है। जिस तरीके से उसने ए बी 1 2 3 मार्किंग किया, आपने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जो नंबरिंग देनी है वो इसी तरीके से देनी है, अपनी नंबरिंग उसमें शामिल नहीं कर देनी। ये ना A2 को आगे ABC कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, जो नंबरिंग आई क्या आपने अपने क्वेश्चंस की दी है, आंसर करते हुए एग्जैक्टली वही नंबरिंग हमने फॉलो करनी है आंसर करते हुए। बी का 1, इसमें कोई इशू, इसमें भी शायद सोल्यूशन में उसने कोई थ्रेट एक्स्ट्रा आइडेंटिफाई कर लिया है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, कट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बी पार्ट 1 में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड में लिखा हुआ है, इसको कट कर दीजिए। इस सिचुएशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज नहीं होता, सिर्फ फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होता है। ठीक है, 3 साल हो गए हैं, इसका ये लॉन्ग एसोसिएशन की तरफ बात चली जाएगी जी। B1 क्लियर हो गया, उसमें कोई इशू तो नहीं है। बी का पार्ट 2, इसमें कोई इशू, ये भी हम अब देखें फायदा हो गया ना, हमने जब अलहदा से सारे सिचुएशंस एक ही दफा पढ़ ली, उसके बाद प्रैक्टिस भी करी, अब हम पास पेपर की तरफ जा रहे हैं, हमने सिर्फ मिलाना होता है कि ये वाली सिचुएशन हमने पढ़ी है, इससे आगे थ्रेट क्या है, सेफगार्ड क्या है, वो हमें पता है। सेकंड में भी कोई इशू नहीं है। हाँ, सेकंड में सॉल्यूशन में सेफगार्ड को डिस्कस करते हुए वर्ड यूज कर रहे हैं एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर की बजाय वर्ड यूज होना चाहिए रेलिवेंट टीम मेंबर। एंगेजमेंट पार्टनर का इसमें रोल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब थ्रेट को आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उसमें आपने सिर्फ ये नहीं लिख देना दिस सिचुएशन क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फॉर एग्जांपल, बल्कि उस सिचुएशन को आपने सेंटेंस में शामिल करना है। जैसे होल्डिंग शेयर्स इन ऑडिट क्लाइंट क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सिर्फ ये नहीं लिखना दिस सिचुएशन क्रिएट्स फेमिलियरिटी थ्रेट, बल्कि लिखना है लॉन्ग एसोसिएशन विद क्लाइंट क्रिएट्स फेमिलियरिटी थ्रेट। नहीं, फिर आगे नहीं लेके जाने, हाँ बस सिर्फ थ्रेट्स लिखने हैं, खत्म कहानी। इससे ये होता है एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हमने जो थ्रेट आइडेंटिफाई किए हैं तो करेक्ट सिचुएशन का एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने सिचुएशन के हिसाब से एनालिसिस करके रेलिवेंट थ्रेट बताया जी। पार्ट बी का थर्ड पार्ट, स्लिम हैज नोटिस्ड, इसमें कोई इशू, ये शायद हमने कल भी डिस्कस किया था, जिसमें कल वो पार्टनर जो थे वो होटल में स्टे कर रहे थे, तो ये भी हुई क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके सोल्यूशन में एक टर्म यूज हुई है आर्म लेंथ बेसिस, इसका क्या मतलब है, मार्केट टर्म एंड कंडीशन, बिल्कुल ठीक। तो अब ये होम असाइनमेंट क्लोज कर दें, ये केस स्टडी जो है हमने सॉल्व कर ले। और मैंने आपको बताया था आइंदा तकरीबन हर लेक्चर में या हर दूसरे लेक्चर में हम वॉल्यूम 2 की केस स्टडीज को डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि याद रखिए केस स्टडी हमारे लेक्चर का भी और हमारी प्रिपरेशन का भी इंटेग्रल पार्ट है। केस स्टडीज की सफिशिएंट प्रैक्टिस किए बगैर हम पास लेवल तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इसे यूं ना समझा कीजिए कि शायद ये कोई एक्स्ट्रा काम है या इररिलेवेंट एक्टिविटी है या ऑप्शनल है, चाहे करे चाहे ना करे, ऐसी बात नहीं है ये, बल्कि असल में जो पास और फेल होने वाले स्टूडेंट के दरमियान में डिफरेंस होता है ना, वो केस स्टडी का होता है। ये शुरू में जो हमारा AFC लेवल होता है या कैफ 1 2 3 लेवल होता है, इसमें तो कुछ नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कैफ 9 लेवल तक आते आते तकरीबन सारे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने वाले होते हैं, और हर कोई पढ़ के जाता है, कोई मुंह उठा के आई कैप का पेपर देने नहीं चला जाता। तो तैयारी हर कोई बंदा करता है, लेकिन हर पास नहीं होता हर स्टूडेंट। उसकी रीज़न क्या, उसकी रीज़न यही है कि कुछ स्टूडेंट ये समझता है कि शायद हमने सिर्फ अगर स्टडी जो कंसेप्ट हैं वो याद कर लिए वो काफ़ी है, केस स्टडी की प्रैक्टिस जो है वो 2-4 क्वेश्चन किए बस, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है। केस स्टडी की सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, और सफिशिएंट प्रैक्टिस से हमारी मुराद ये है कि जो वॉल्यूम 2 आपको दिया हुआ है आपने वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये भी नहीं कि आधे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, तो ये हमारा टारगेट है। अब साथ साथ वो मैं आपको होम असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन देता रहूँगा और वो हम डिस्कस भी करते जाएंगे, ताकि ये ना हो कि एंड पे एकदम से आखिरी महीने में आप पे बर्डन पड़े और आपको वॉल्यूम 2 सारी करना पड़े, ऐसे नहीं होगा, बल्कि साथ साथ हम उसको कवर करेंगे।
जी तो होम असाइनमेंट हमारी डिस्कस हो गई। अब कल की होम असाइनमेंट के लिए सुन लीजिए कि भैया वो पेज दे के गए हैं बेटी, है होम असाइनमेंट के लिए कोई नहीं पेज दे के गए, इधर टीए को रिक्वेस्ट कीजिएगा कि पेज देते हैं। जी अब कल हमारा टेस्ट हुआ है टेस्ट 4। आपको पता है हमारा जो भी टेस्ट होता है वो हम नेक्स्ट है या उसके बाद एक दिन के बाद उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा कल टेस्ट 4 कंडक्ट हुआ है, आज हम उसकी डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास टेस्ट ना हो इस वक्त? जी आप ऐसा कीजिए, हाँ मोबाइल पे यहाँ तो पिक्चर ले लीजिए, यहाँ शेयर कर लीजिए। जी ये पढ़े हुए टेस्ट, ये भाई को दीजिएगा। जी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमने आईकैप के अगर एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े, जो मुझे 100% यकीन है कि आप नहीं पढ़ रहे होंगे। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो जब कोई अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर भी करते हैं कि बुक में क्या सॉल्यूशन लिखा हो? ये लीजिए सिर्फ 15-20 स्टूडेंट है। और इनमें से भी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईकैप के एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ते हैं एंड में? हाँ वो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़ी काम की गुर की बातें उसमें उसने लिखी होती हैं। आईकैप के एग्जामिनर कमेंट्स अगर हम पढ़ें तो उनमें ये कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड वो हमें ये बता रहा है कि स्टूडेंट के जो सबसे ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं वो किस चीज की वजह से होते हैं। वो कहते हैं स्टूडेंट या तो कोई एक्स्ट्रा थ्रेट या सेफगार्ड लिख देता है, या कोई रेलिवेंट सेफगार्ड या थ्रेट स्किप कर देता है। और फिर वो कहता है सेफगार्ड स्टूडेंट के लिए बताना आसान होते हैं। इनमें से भी अगर आप कंपेयर करना थ्रेट और सेफगार्ड में, तो स्टूडेंट ज्यादा गलतियां करते हैं थ्रेट्स बताने में। यानी जो सबसे ज्यादा कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती कर रहा है वो क्या कर रहा है, या तो एक एक्स्ट्रा थ्रेट बता देगा या एक रेलिवेंट थ्रेट मेंशन नहीं करेगा। ठीक है, तो थ्रेट के कंसेप्ट पे ही को फोकस करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिजाइन किया कि आपका थ्रेट वाला जो है टॉपिक वो टेस्ट हो जाए। सेफगार्ड फिर भी माइंड में आ जाता है कि इस सिचुएशन के लिहाज से कौन सा सेफगार्ड अप्लाई होना चाहिए। थ्रेट डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है डिसीजन, तो उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाया गया था। इसमें आपने नोट किया होगा सिर्फ और सिर्फ हमने थ्रेट्स पूछे हैं, सेफगार्ड के बारे में नहीं। तो क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने सेफगार्ड भी लिख दी हो कि जब भी कभी थ्रेट की सिचुएशन आती है सेफगार्ड भी हम लिखते हैं? चले, इसका मतलब है आपने वो मेरी वाली बात ज़हन में रखी कि एग्जाम में सबसे अहम चीज रिक्वायरमेंट पढ़ना होता है। इसमें ये बेसिकली आपको जो लिस्ट दी गई थी उसी लिस्ट में से सारी सिचुएशन जो निकाली है हमने। अगर फिर भी आपको कोई सिचुएशन समझ में नहीं आई, डिस्कस करना चाहते हो तो पूछ लें। सिर्फ थ्रेट के नाम लिखने थे, क्योंकि देखिए 12 मार्क्स है, हर सिचुएशन का 1 नंबर है, तो आपने सिर्फ थ्रेट के नाम लिखने हैं, हम सिर्फ ना। बाकी अगर आपने उसे रिलेट कर दिया सिचुएशन के साथ, जिस तरह मैंने बताया था होल्डिंग ऑफ शेयर्स क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ थ्रेट्स को नाम लिखना, आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। थर्ड में कह रहे हैं लोन आ गारंटी ऑफ लोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एश्योरेंस क्लाइंट आर इज गिवन टू एश्योरेंस क्लाइंट। कि अगर हम एश्योरेंस क्लाइंट से, एश्योरेंस क्लाइंट मींस ऑडिट क्लाइंट, उससे लोन लेते हैं या उसको लोन देते हैं, क्या इससे थ्रेट अराइज होता है? बिल्कुल थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है। इंटिमिडेशन, क्या इसमें इंटिमिडेशन नहीं आता? अब देखिए जो हमने सिचुएशन डिस्कस की थी नोट्स में, क्या उसमें इंटिमिडेशन थ्रेट था? नहीं, देख के आप अंदाजे से बता रही हैं, देख के बताएं। क्या लोन वाली सिचुएशन में सेल्फ इंटरेस्ट के साथ इंटिमिडेशन थ्रेट था? अगर तो इंटिमिडेशन थ्रेट था तो हम यहाँ पे उसको कवर करेंगे। अगर उसने कोड ऑफ एथिक्स में नहीं मेंशन किया तो फिर हम भी उसको अपनी कॉमन सेंस की बेस पे नहीं लिखेंगे। एग्जाम में कोशिश हमने ये करनी है कि थ्रेट या सेफगार्ड अपनी कॉमन सेंस की बेस पे ना करें, बल्कि जो हमने पढ़ा है सीखा है उसकी बेस पे करें। हाँ, अगर फर्ज कीजिए आपके जहन में आंसर नहीं आ रहा, फिर अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ अप्लाई करते हैं? जहां पे स्पेसिफिक गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती। जहां पे स्पेसिफिक गाइडेंस अवेलेबल है कि इस सिचुएशन में ये थ्रेट है, ये सेफगार्ड है, वहां पे गाइडेंस को फॉलो करना।
अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी केस स्टडी आ गई एग्जाम में जो हमने कवर नहीं की हुई, भाई चांस है, फर्ज कीजिए कम चांस है, 2, 3, 4, 5% चांस, लेकिन फिर भी चांस तो है। मे भी कोई ऐसी केस स्टडी आ जाए, 3 पार्ट हैं, 2 हमने किए हैं, तीसरा पार्ट हमने नहीं किया हुआ केस स्टडी, फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे इसको? अपनी प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पर इसको सॉल्व करेंगे। खुद से सोचेंगे कि इसमें कौन सा थ्रेड अराइज होता है, खुद से सोचेंगे कि इस सिचुएशन में क्या सेफ गार्ड है। ये जो ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स है ना, इसके एंड पे आईकैप ने ये बात लिखी हुई है, वो कहता है ये सारी हमने जो प्रैक्टिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रीक्वेंट सिचुएशन फेस करते हैं ना, प्रॉब्लमेटिक एथिकल, हमने उसकी लिस्ट बना के आपको कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया है। लेकिन वो कहता है कि इस छोटी सी किताब में पॉसिबल नहीं है कि हम आपको हर प्रैक्टिकल सिचुएशन कवर करके दें। इसीलिए अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ती है जो हमने नहीं लिखी हुई, तो आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करते हुए एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन लेने। तो आपके लिए भी यही रूल है कि एग्जाम में वैसे तो उम्मीद है कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि हमारे केसेस से हटके हो, लेकिन फिर भी फर्ज कीजिए अगर आ जाता है तो आप क्या करेंगे? अपनी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करेंगे कि इस सिचुएशन में जो कोड ऑफ एथिक्स में इतना आपने नॉलेज सीखा है, आपके ख्याल में कौन सा थ्रेट अराइज होना चाहिए यहाँ पे और कौन से सेफ गार्ड होने चाहिए उस वक्त। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है क्लास में, उसमें फिर जजमेंट अप्लाई नहीं करना, उसमें फिर गाइडेंस को फॉलो करना। जी फिर वही आपने अपनी जजमेंट कब अप्लाई, कहाँ अप्लाई करनी है? जहां स्पेसिफिक गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। गाइडेंस अवेलेबल है वो फिर क्वेश्चन के लिहाज से हो सकता है। हम अगर वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्लाइंट हमें थ्रेट कर रहा है, तो शायद इसमें हम इंटिमिडेशन थ्रेट भी इंक्लूड कर देंगे उस वक्त। ठीक है, उसको मैं टोटली रूल आउट नहीं कर रहा आपकी बात को, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट आपके लिए ये बेहतर होता है कि अगर क्लास में जो आपको चीजें सिखाई गई हैं उन्हीं के मुताबिक केस स्टडी सॉल्व करें, अपनी जजमेंट हत्तुल इम्कान ना अप्लाई करें। हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता जो नहीं किया, वहां पे आपको इजाजत है, वहां पे अपनी जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनीज एक्ट। वो कह रहा है कमेंट कीजिए फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज को। इसमें हमने कमेंट करना है। पहला कह रहा है पहले में कह रहा है पार्टनर्स ऑफ यू कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव ऑथोराइज्ड Zahra, who is chartered accountant, to sign the audit report of Tufail Limited. Zahra is a manager in the firm and has been managing the audit of Tufail Limited for a number of years. वो कह रहा है मैनेजर से कहा कि भाई तुम साइन कर दो इस रिपोर्ट को, तो क्या मैनेजर साइन कर सकता है रिपोर्ट को? याद रखें, कंपनीज एक्ट कहता है कि सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट कौन साइन करेगा? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के अलावा और कोई पर्सन साइन नहीं करेगा। और जब पार्टनर भी साइन करेगा तो बताइए किसके नेम से करेगा? पर्सनल नेम से, फर्म नेम से या बोथ से? याद रखें, IAS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जब साइन करने लगे कोई पार्टनर, पर्सनल नेम से भी कर सकता है, फर्म नेम से भी कर सकता है, बोथ से भी कर सकता है। जबकि पाकिस्तान में आईकैप क्या कहता है कि हमेशा आपने फर्म नेम से साइन करने हैं, उस फर्म नेम से जो आपने हमारे साथ रजिस्टर करवाया हुआ है। तो बताइए पाकिस्तान में क्या फॉलो हो रहा होगा? ISA की रिक्वायरमेंट के आईकैप वाली? आईकैप वाली। शाबाश, ठीक। तो बहरहाल ये क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा था कि साइन किस नेम से होंगे, पूछा ये था साइन करेगा कौन। तो साइन कौन करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर। बी, Fareed, a director of Tamir Limited, got married to Hira, a chartered accountant. Hira is a senior employee of Salman and Company Chartered Accountants, who are also the auditor of Tamir Limited. तो ये स्पाउस इज डायरेक्टर, वो तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई ना? नहीं हुई? हाँ, मुझे याद आ गया, वो 3 लफ्ज थे, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। स्पाउस भी है, ठीक है, वो डायरेक्टर भी है, लेकिन पार्टनर नहीं है। स्पाउस क्या है? मैनेजर। पार्टनर नहीं है, पार्टनर नहीं है। इधर पार्टनर हो, उधर डायरेक्टर हो, दोनों स्पाउस हो, फिर डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। उधर पार्टनर थोड़े, इधर तो मैनेजर है। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स मैनेजर पे अप्लाई होती हैं क्या? नहीं होती।
तो यहाँ पे कोई वायलेशन है कंपनीज एक्ट की? अपॉइंटमेंट हो सकती है, वैलिड है, कोई इशू नहीं। सी, बी लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट जाफर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर. One of the partners in Jaffer and Company had served on the board of B Limited for many years as a government nominee. वो कई सालों से सर्व करता रहा है एज गवर्नमेंट नॉमिनी. अब देखें गवर्नमेंट नॉमिनी को अंडरलाइन कीजिए. जहां कहीं क्वेश्चन में नॉमिनी का लफ्ज आ गया हमारे जहन में क्या लाइन आनी चाहिए? नॉमिनी दूसरे डायरेक्टर्स की तरह डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है. अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे क्या कोई दूसरी कंपनी का जिक्र हो रहा है? इसका मतलब है यहाँ उसने एक्सेप्शन वाला पॉइंट टेस्ट नहीं किया, डिस्क्वालिफिकेशन वाला किया. तो इसका मतलब है ये डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर की तरह डिस्क्वालिफाइड है. अच्छा नॉमिनी वाला पॉइंट समझ आ गया. दूसरा मैनी ईयर्स को अंडरलाइन कीजिए. उसने ये नहीं लिखा 1 साल पहले, 2 साल पहले या 5 साल पहले. तो इसकी क्या रेलिवेंस है वाला? हाँ, अगर तो वो डायरेक्टर रहा था 3 साल पहले फिर तो क्वालिफाइड है. 3 साल पहले डायरेक्टर रहा था, पिछले 3 सालों में डायरेक्टर नहीं है. 3 साल पहले डायरेक्टर रहा था फिर डिस्क्वालिफिकेशन. लेकिन अगर पिछले 3 सालों में डायरेक्टर रहा है, विद इन लास्ट 3 years वो डायरेक्टर रहा है, तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, फिर वो डिस्क्वालिफाइड होगा. ठीक है, अपॉइंटमेंट छोड़ने के बाद 3 साल का गैप होना चाहिए, फिर पार्टनर बन सकता है, वरना नहीं बन सकता. मैनेजर बनाना बना लो, पार्टनर नहीं बन सकता. ये सी वाला केस समझ आ गया आपको? तो इसमें उसने मेंशन नहीं किया पिछले 3 सालों में है कि 3 साल के अंदर है कि 3 साल से ज्यादा हो गए. तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे फिर? दोनों को डिस्क्लोज कर दें या इफ करके बात कर दें कि पार्टनर इज क्वालिफाइड इफ 3 years है पास्ट. इसका दूसरा मतलब उसे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि अगर 3 year पास नहीं हुए तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती. ठीक है, चाहे इफ के साथ आंसर कर दे, चाहे हेडिंग दे के दोनों सिचुएशन अलग डिस्कस कर दें कि ऊपर हेडिंग आएगी इफ 3 years है पास क्वालिफाइड, इफ 3 years हैव नॉट पास्ड डिस्क्वालिफाइड. क्वेश्चन नंबर 2 में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? 3 में आइए. 3 में पार्ट ए, कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन इन द लाइट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट. इस सिचुएशन में कमेंट करना है कंपनीज एक्ट के मुताबिक. ए, आबिद इज ए पार्टनर इन AFL एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. AFL हैज एक्सेप्टेड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ साइमा लिमिटेड. Saima, the wife of Abid, owned 11% shares in SL. She also works as SL General Manager Marketing. Saima disposed of the shares held by her to Abid's father within 30 days of the appointment of AFL, but continues to remain employed in SL. अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, हमने पहले डिस्कस तो नहीं किया हुआ? ये पहले डिस्कस किया हुआ है केस? अच्छा चलिए, नहीं कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि डिस्कस नहीं किया हुआ? अच्छा चले 4 चले कर लेते. अच्छा क्या आपको ये समझ आया केस? अब इतना पढ़ लिया भाई. अच्छा मुझे तो नहीं समझ आया, अल्लाह जानता है, पता नहीं कम्प्लेक्स कर दिया, अजीबो गरीब बातें कर गया. तो हाँ, जब कभी क्वेश्चन कम्प्लेक्स हो जाए में क्या करना चाहिए? वैसे इसमें 2 नहीं, एक ही कंपनी है. 2 कंपनीज पे तो हमारे पे लाजिम हो जाता है ना, वाजिब हो जाता है हमने डायग्राम बनाने हैं. लेकिन इस केस में है एक कंपनी, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है, तो मैं इसलिए बेहतर है डायग्राम बना लूं. तो मैं किधर को करके, जगह ही नहीं है कोई हमारे पास, ये इधर को करके डायग्राम बना लेता हूं. ये छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं, काम चला लेंगे हम. अच्छा चलिए, अब देखें ये कौन है? ऑडिटर. अब जिसने तो कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा हुआ ना, उसको ये डब्बा ही नजर आएगा, लेकिन जिसने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ उसको ये डब्बा नहीं, ऑडिटर नजर आएगा. और अब ये कौन है? अब जिसने कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा हुआ वो कहेगा सर ये दूसरा डब्बा है, लेकिन जिसने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है वो क्या कहेगा? सर ये हमारी क्लाइंट कंपनी है, क्लाइंट कंपनी है. अच्छा अब बताइए मसला क्या है? कह रहा है आबिद, स्पाउस ऑफ आबिद यानी स्पाउस ऑफ पार्टनर,
इज शेयर होल्डर इन एसएल। ठीक है, क्लाइंट कंपनी इसका नाम क्या है? एसएल। स्पाउस इज, पहली सेशन, स्पाउस इज शेयर होल्डर। क्या बस यही बात की, कई और बात भी की? स्पाउस इज आल्सो जनरल मैनेजर मार्केटिंग, स्पाउस एम्प्लॉय भी है। दूसरा केस, स्पाउस इज, अच्छा स्पाउस इज एम्प्लॉय के स्पाउस इज डायरेक्टर? जनरल मैनेजर मार्केटिंग कह रहा है, ये डायरेक्टर तो नहीं होता? नहीं होता, स्पाउस इज डायरेक्टर। लेकिन कह रहा है विद इन 30 डेज शेयर डिस्पोज कर दिए फादर को, विद इन 30। अब देखें, एनालिसिस करते हैं। पहली चीज मुझे बताइए, ए को डिस्कस करना है, बी को या दोनों को? इकट्ठे के अलग-अलग हेडिंग देके। पहली हेडिंग दी स्पाउस इज शेयर होल्डर। अब बताइए कि स्पाउस के पास शेयर्स थे, क्या विद इन 90 डेज उनको डिस्पोज करना था? डिस्पोज करके उसने फादर को ट्रांसफर कर दिए। बताइए क्या फादर डिस्क्वालिफिकेशन में आता है? क्या इसका मतलब डिस्पोजल वैलिड हो गई? बिल्कुल डिस्पोजल वैलिड हो गई। शेयर होल्डिंग की वजह से कोई इशू नहीं है। यहां पे दो क्वेश्चन मेरे। पहला क्वेश्चन, शेयर्स हो तो ये कहा जाता है कि एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करना है, विद इन 90 डेज डिस्पोज करना है। यहां पे डिस्क्लोज करने वाली बात उसने नहीं लिखी, तो इसका क्या मतलब है कि उसने डिस्क्लोज कर दिया होगा? बिल्कुल डिस्क्लोज, क्योंकि जो इशू क्वेश्चन में नहीं बताता इसका मतलब है वो इशू है ही नहीं। हम, आपको पता है हमारा रूल है क्वेश्चन के फैक्ट से बाहर नहीं जाते। तो क्वेश्चन में जिस चीज को उसने मसला नहीं बनाया, हमें भी उसको मसला बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपका बहुत ज्यादा दिल कर रहा हो तो फिर आप इफ करके कवर कर सकते हैं कि अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज कर दिया तो फिर ये सिचुएशन, नहीं किया तो ये। लेकिन बेहतर क्या है कि जिस इशू को उसने क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं किया, हम भी उसे अपने सोल्यूशन में इन्वॉल्व ना करें। तो हम डिस्क्लोजर की बात नॉर्मली नहीं करते, सिर्फ डिस्पोजल के ऊपर कमेंट करेंगे। ये बात समझ आ गई? दूसरी बात, एक क्वेश्चन में उसने कहा, मिलती जुलती सिचुएशन थी, उसने कहा एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट फादर, डायरेक्टर जो ऑडिटर है उसके फादर के पास शेयर्स थे। फादर ने विद इन 45 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट उन शेयर को डिस्पोज कर दिया और स्पाउस को ट्रांसफर कर दिए। तो बताए क्या हुआ? डिस्क्वालिफाइड। हम कहेंगे भैया एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी कोई डिस्पोज करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि फादर तो डिस्क्वालिफिकेशन में आते ही नहीं है, और जब अपॉइंटमेंट के बाद उसने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिए, क्या अब डिस्पोज करने की जरूरत है? अच्छा, डिस्पोज करने की अब भी जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है? उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो गया, कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई। तो ये जहन में रखिएगा कि रिलेटिव्स, मैंने आपको बताया रिलेटिव्स में वो मिक्स करता है, तो हमने ध्यान रखना है कि कौन सी लीगल प्रोविजन में कौन सा रिलेटिव कवर कर रहा है। दूसरी बात, स्पाउस इज डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर नहीं है, स्पाउस इज जनरल मैनेजर। क्या स्पाउस इज जनरल मैनेजर की वजह से इशू राइज होता है? नहीं भाई, इशू तो राइज होता है स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर पे। स्पाउस तो है, पार्टनर ही की है, लेकिन क्लाइंट में डायरेक्टर नहीं, एम्प्लॉय है, जीएम। क्या डिस्क्वालिफिकेशन राइज होती है? नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है? हमारा ओवरऑल डिसीजन क्या हुआ? ये भी ओके है। तो ये बात समझ आई? अच्छा, अब गलती से मैंने डायरेक्टर लिख दिया था, फिर जीएम मेरे जहन में आ गया। इससे मुझे एक प्रोविजन याद आ गई। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने याद की होगी वो प्रोविजन डिस्क्वालिफिकेशन में। हमने एक टर्म बोली थी, सिर्फ रिवीजन के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूं, डायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। ये टर्म कंपनीज एक्ट में कहीं डिस्कस नहीं हुई, हमने खुद से याद की अपनी आसानी के लिए। कंपनीज एक्ट डायरेक्ट एम्प्लॉय किसको कहता है भला? डायरेक्ट एम्प्लॉय कहता है कंपनी के एम्प्लॉय, ऑफिसर या डायरेक्टर को, जो कंपनी का एम्प्लॉय, ऑफिसर या डायरेक्टर है। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय किसको कहते हैं? जो उस एम्प्लॉय के आगे एम्प्लॉय या पार्टनर है। बताइए, डायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय में फर्क किस चीज का है?
हाँ शाबाश, 3 साल का। डायरेक्ट एम्प्लॉय करंट कैपेसिटी में भी डिस्क्वालिफाइड और एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी 3 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय सिर्फ करंट कैपेसिटी में डिस्क्वालिफाइड है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह छोड़ दे अगले ही दिन अपॉइंट हो सकता है। ये बात याद है ना आपको? गुड, चलिए तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ए 3 का। अब 3 का बी ये भी मेरा ख्याल है हमने किया हुआ है ये, तो हाँ वो आपको 2 मिलियन अंडरलाइन कीजिए। तो आपको बताया था बेहतरीन क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। शर्त यह है कि पहले आप इस क्वेश्चन को 2 मिलियन के साथ करें, फिर 4 मिलियन के साथ, फिर 8 में। तो मेरे से गलती होगी, एज इट इज दे दिया, मैं कम से कम इतना तो करता, इसको 4 मिलियन ही कर लेता या 8 मिलियन कर लेता। ये तो आपको याद होगा, ज़बानी याद होगा सारा सोल्यूशन। अच्छा ज़बानी याद नहीं था, चलें कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है फिर भी अक्सर स्टूडेंट ने गलत ही किया होगा। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट ने गलत किया। 4 पे आइए, क्वेश्चन 4, जैक एंड जिल। स्टार्ट करें जी क्वेश्चन 4। भैया अटेंटिव हो जाइए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट बिल्कुल, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस लीगल, एथिकल एंड प्रोफेशनल वायलेशंस बाय जैक। लीगल को अंडरलाइन करें, एथिकल को अंडरलाइन करें, प्रोफेशनल को अंडरलाइन करें। लीगल का मतलब क्या है? कौन सी वायलेशन? कंपनीज एक्ट, यानी हमारी चैप्टर 6 की कंपनीज एक्ट हमारे ऑडिट में चैप्टर 6 में डिस्कस किया ना मेरा इस बुक में। एथिकल से मुराद कौन सी वायलेशन? कोड ऑफ एथिक्स यानी चैप्टर 7 की। प्रोफेशनल से क्या मुराद है? ISAs की, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, यानी बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वायलेशन, उनकी वायलेशन। तो इसका मतलब है हमने ये भी बताना है उसने क्या गलत किया, और फिर ये भी बताना है कि ये कोड ऑफ एथिक्स के लिहाज से गलत है, कंपनीज एक्ट के लिहाज से, या ISAs के लिहाज से। तो पढ़ते हैं। कहता है जैक इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशलाइज्ड इन अकाउंटिंग, ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज। अब ये बताने की जरूरत नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट पता है, वो जाहिर है वो नलके ठीक करने में एक्सपर्ट थोड़ा ही होगा, अकाउंटिंग ऑडिट में एक्सपर्ट होगा वो। बहरहाल उसने बता दिया, अच्छा किया, आगे चलते हैं। कहता है जिल इज ए लॉयर स्पेशलाइज्ड इन टैक्स एंड अदर कॉर्पोरेट रिलेटेड मैटर। जिल जो है वो एक लॉयर है और वो टैक्स और अदर कॉर्पोरेट रिलेटेड मैटर्स में डील करता है। ठीक है। बोथ डिसाइडेड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी को अंडरलाइन कीजिए, इन द नेम ऑफ जैक एंड जिल एंड कंपनी। ठीक है, प्राइवेट इन लाहौर, प्राइवेट कंपनी। क्या बना सकते हैं प्राइवेट कंपनी? बना, हाँ अगर ऑडिट करना है फिर नहीं बना सकते, वरना बना सकते हैं। यहां तक हम कोई वायलेशन रिपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, हाँ लिमिटेड नहीं, लिमिटेड चाहे लिख लें आप, आपका दिल कर रहा है लिमिटेड लिख लें, लेकिन उन्होंने कह दिया कि प्राइवेट कंपनी बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी हम उसे ये नहीं कहेंगे कि प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते, बना ले, लेकिन जब ऑडिट करने लगेंगे फिर उनके ऊपर चार्ज लगाएंगे कि आपने ऑडिट नहीं करना था। चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी बनाने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन कंपनी बना के ऑडिट करने पे पाबंदी है। ये मेरे भाई मैंने एक बहुत अहम रूल बताया अभी, जरा बताइए क्या बताया? मर्जी है भाई आपकी, मैं क्या कह सकता हूँ। कह रहा ओपनिंग ऑफ द बिजनेस ऑफिस वाज अनाउंस्ड इन ए फुल पेज एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स ऑफ लाहौर। फुल पेज, बताइए फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आपका क्या ख्याल है? क्या क्या सिर्फ लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए की गई है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए? फुल पेज तो जाहिर है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बुक करवाया जाता है। क्या ये वायलेशन है? किसकी वायलेशन? प्रोफेशनल नहीं, एथिकल, कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा ये एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। Their first statutory audit client was Al Azhar Textile Mills Limited. उनका पहला ऑडिट क्लाइंट था अल अजहर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। यहां पे अब हम उन्हें कहेंगे भाई चूंकि आपने कंपनी बना ली इसीलिए अब आप इस ऑडिट नहीं कर सकते, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती। ये किसकी वायलेशन हुई? कंपनी एक्ट की, लीगल।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक अभी क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकते हैं। आपने क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करा था पूछेंगे तो मैं आंसर करूंगा, आपने नहीं पूछा। क्या एक सीए फर्म में नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर बन सकता है? जी नहीं बन सकता। देखा, और आपने पूछा नहीं तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो पहले पूछे भैया, जी जी पूछे जी। अच्छा, एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। भाई पार्टनर बन सकता है कि नहीं ये पूछना था, दोबारा से पूछे कोई क्वेश्चन। भाई कम से कम क्वेश्चन तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया करो यार। दोबारा पूछे, क्या एक सीए फर्म में वो पार्टनर बन सकता है? हाँ, अब सुन लें, इसका जवाब है यस, पार्टनर बन सकता है। रूल सुन लें कि सीए फर्म में इंगेजमेंट पार्टनर और मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। मेजॉरिटी, भाई मेजॉरिटी होगी तो उसे सीए फर्म कहेंगे ना। अगर मेजॉरिटी लॉयर्स की होगी तो उसे फिर लॉयर फर्म कहेंगे। फिर सुन लें, सीए फर्म में इंगेजमेंट पार्टनर और मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। सीए फर्म में इंगेजमेंट पार्टनर और मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। अच्छा, पिछली क्लास में एक यही बात बताई, एक स्टूडेंट कहने लगा सर सवाल का जवाब तो आपने फिर भी नहीं दिया कि क्या एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर हो सकता है। मैं कहा भाई इस जो लाइन लिखाई है इसको गौर से पढ़ लो, इसमें आंसर है। जब हम ये कहते हैं कि सीए फर्म में एंगेजमेंट पार्टनर और मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि दूसरे नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पार्टनर बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो कम तादाद में होने चाहिए। मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट की होनी चाहिए फर्म में। मेजॉरिटी का क्राइटेरिया 50% से ज्यादा, जो 50% से ज्यादा उसे कहते हैं मेजॉरिटी। हाँ, लेकिन ये 50-50 शाबाश, मुझे इसीलिए ये भी वायलेशन है। ये 50-50 है ना, इसलिए ये भी वायलेशन है। चले आगे चलते हैं हम जी। पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है कि भाई कंपनी जैक एंड जिल कंपनी के नाम से कर रहा है। लिखा हुआ जैक एंड जिल कंपनी के नाम से उन्होंने कंपनी, तो कंपनी किसने शुरू की? कंपनी शुरू करके भी पर्सनली उसने ऑडिट करना है, तो कंपनी का शुरू की उसने? कंपनी वैसे बनाई हो है उसने। हाँ, फारूक बैठा उसने कहा यार कंपनी बना देते हैं हम, ऐसे थोड़ी है। और कोई स्टूडेंट जिसके जहन में यही क्वेश्चन आया हो कि कंपनी ऊपर बना लिया लेकिन ऑडिट पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है? चलिए, एज जिल इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू सेम क्लाइंट, एज जिल इज, ये लीगल सर्विसेज को अंडरलाइन कीजिए। क्या इससे कोई इश्यू अराइज हो रहा है? याद रखें, अगर हम अपने ऑडिट क्लाइंट को कोई भी और सर्विस प्रोवाइड करें टैक्स के अलावा, अगर हम अपने ऑडिट क्लाइंट को टैक्स के अलावा कोई भी और सर्विस प्रोवाइड करें, इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है। इससे थ्रेट अराइज होता है। तो अगर हम लीगल सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे एडवोकेसी थ्रेट आ रहा है जहन में? थोड़ा थोड़ा बताइए, क्या ये वायलेशन है? किसकी वायलेशन? लीगल, एथिक्स या प्रोफेशनल? एथिक्स की। शाबाश। आगे चलते हैं, कहते हैं एज जिल इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू द सेम क्लाइंट, जैक ऑफर्ड 20% स्पेशल डिस्काउंट इन फी चार्ज्ड बाय प्रीवियस ऑडिटर। अंडर कटिंग कौन से वाला? लीगल, एथिकल या प्रोफेशनल? एथिकल। शाबाश। आगे चलते, अब जरा अटेंटिव होकर सुनिए, कहानी में अब ट्विस्ट आ गया। In the course of the audit, Jack found that company's building with a book value of rupees 6.4 million was pledged as a security for a 10-year term loan.
इन द अमाउंट ऑफ रुपीज 2 मिलियन, 6.4 मिलियन की प्रॉपर्टी 2 मिलियन में मॉर्गेज कर दी, ठीक है, अच्छा किया। कह रहे आगे क्लाइंट स्टेटमेंट यानी क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिड नॉट मेंशन दैट द बिल्डिंग वाज प्लेस्ड एज सिक्योरिटी, ये नहीं लिखा हुआ था कि सिक्योरिटी के तौर पे हमने बिल्डिंग को प्लेज करवाया। क्या ये डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है? IFRS में पढ़ा हुआ है आपने? किस में? IS 3 में? चले खैर, हमने नंबर तो देना ही नहीं होता। हाँ ठीक है, 16 में पढ़ाऊंगा, मजाक कर रहा हूँ IS 3, वरना आपके पता नहीं, सर को बिल्कुल ही नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है। IS 16 में डिस्क्लोजर, IS 2 भी रिक्वायर करता है ये डिस्क्लोजर, और शायद IS 16 भी रिक्वायर करता है। कह रहे हाउएवर द एज द फेलियर टू डिस्क्लोज, अच्छा क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं था। कह रहे द फेलियर टू डिस्क्लोज दिस डिड नॉट इफेक्ट इधर द अमाउंट ऑफ द एसेट और द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। कहता है ये तो ना एसेट्स को, हमारी बैलेंस शीट डाली थी, ना एसेट को इफेक्ट किया ना लायबिलिटीज को। एंड द ऑडिट वाज सेटिस्फैक्टरी इन ऑल अदर रिस्पेक्ट, और ऑडिट सेटिस्फैक्टरी था, बाकी हर चीज ठीक थी। जैक रेंडर्ड एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन ऑन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैक ने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। जी बताइए क्या कोई इशू है? क्या इशू है? वायलेशन, अच्छा किसकी वायलेशन है? प्रोफेशनल कंपनीज एक्ट की नहीं, बल्कि प्रोफेशनल ISS की वायलेशन है। IS उसे मिस ISS क्या कहते हैं? जब मिस स्टेटमेंट है तो आपने मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देना। जी इंटेग्रिटी वाला पॉइंट नहीं है। इंटेग्रिटी का ताल्लुक इससे होता है कि आपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंटेग्रिटी वाला भी आ सकता है, वैसे इंटेग्रिटी भी सही कर। हाँ लेकिन मेरे जहन में जो पहला कंसेप्ट है, पहला इशू आया, वो ISS की वायलेशन ही आया। तो दोनों इशू रहे, लेकिन ज्यादा बड़ा इशू कौन सा है? ISS की वायलेशन। तो मैं अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा तो इसे प्रोफेशनल वायलेशन की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं। ड्यू टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हाफ फी वाज पेड एट स्टार्ट ऑफ द ऑडिट बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी टू जैक एंड हाफ इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। बताइए, कह रहा है आधी फीस स्टार्ट में पे कर दी, आधी अभी भी पेंडिंग है। पहले मुझे बताइए, क्या आधी फीस जो स्टार्ट में पे की उसकी वजह से कोई इशू है? क्या शेयर्स, ठीक है, ये इशू कंपनीज एक्ट में भी डिस्कस हुआ है कि पार्टनर के पास शेयर्स नहीं होने चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स में भी डिस्कस हुआ है। इसलिए इस इशू को चाहे आप लीगल में ले आए चाहे एथिकल में ले आए, आपकी मर्जी। इशू क्या है कि जिस वक्त ऑडिटर ऑडिट कर रहा था उस वक्त उसके पास क्लाइंट के शेयर्स थे। हाँ अगर ओपिनियन दे रिपोर्ट दे देता और रिमूव हो जाता, उसकी जगह कोई और ऑडिटर अपॉइंट हो जाता, उस वक्त इसे शेयर मिलता, फिर हम कहते कोई टेंशन नहीं है, अब तो उसका पीरियड ही पूरा हो गया। लेकिन चूंकि जिस वक्त वो ऑडिट कर रहा था उस वक्त उसके पास शेयर्स थे, तो ये हमारी लॉ की भी वायलेशन है, एथिक्स की भी। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, वो कह रहा है हाफ फी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। बताइए क्या इसकी वजह से कोई इशू है? कौन सा इशू है? गलत, इसकी वजह से कोई इशू नहीं है। ओवर ड्यू फीस का इशू तब अराइज होता है जब प्रीवियस ईयर की फीस आउटस्टैंडिंग हो। ये इसी साल की फीस आउटस्टैंडिंग, ये तो अभी जाहिर है ड्यू ही नहीं हुई, ठीक है। फीस कब ड्यू होती है? जब हम क्लाइंट को रिपोर्ट दे देते हैं उसके बाद। तो ओवर ड्यू फीस होती है पिछले साल की फीस, इस साल की नहीं। जो हमारी ओवरड्यू फीस होगी वो कौन सी वाली होगी? हमेशा करंट ईयर की नहीं होगी। नेक्स्ट, about 2 months after the date of his opinion, Jack learned that a bank was planning to lend money rupees 1.5 million in the form of a mortgage loan secured against building. जैक को पता चला कि जी एक बैंक है वो 1.5 मिलियन का मजीद लोन दे रहा है। Realizing the bank was unaware of the existing charge on the building, Jack notified the bank of the fact that company's building was already mortgaged for a term loan. जी बताइए, वो उसने भूल गया, वो हमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लेज वाली बात लिखी नहीं थी। फौरन बैंक को फोन करके उसने बताया भाई बिल्डिंग अंडर प्लेज है।
ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन है। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने क्लाइंट की थर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी को नहीं पहुंचानी। हाँ, ये प्रोफेशनल वाले में आएगा इशू। जी बिल्कुल, प्रोफेशनल वाले, सॉरी एथिक्स में आएगा, एथिक्स प्रोफेशनल में नहीं आएगा, एथिक्स में कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन है। अपनी अथॉरिटी से बढ़कर बात कर रहा है, सिंपल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की कर रहा है। अच्छा, क्या ये कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल की एक्सेप्शन में से कोई एक्सेप्शन बनती है? कोई एक्सेप्शन नहीं बनती। 3 एक्सेप्शन थी हमारी, व्हेन परमिटेड बाय क्लाइंट, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ और कोड, और व्हेन इट इज प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू डिस्क्लोज। इसके आगे फर्दर एग्जांपल में भी थी, लेकिन आप एक एक करके सारी एग्जांपल को चेक करते जाएं, किसी एग्जांपल में भी ये सिचुएशन फिट नहीं होती। कौन सा वाले भैया, क्या लोन देना इलीगल एक्टिविटी होता है? भाई आपने लॉ में नहीं पढ़ा कि एक बिल्डिंग के ऊपर 2 मॉर्टगेज हो सकते हैं? इलीगल नहीं है। शर्त ये होती है कि एक तो कुशन अवेलेबल हो वैल्यू में, और दूसरा एग्जिस्टिंग बैंक जो होता है उससे एनओसी लेना होता है हमने। एक बिल्डिंग के ऊपर 2 बैंक मॉर्टगेज करवा सकते हैं, ये इलीगल नहीं है, इसकी इजाजत है। जी क्या एडवांस फीस ली जा सकती है? हाँ, एडवांस फीस ली जा सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एडवांस फीस शेयर्स की शक्ल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एडवांस फीस जो है वो ली जा सकती है, एडवांस फीस में कोई इशू नहीं है। हमने जो यहाँ पे इशू रेज किया वो इस वजह से नहीं किया कि फीस एडवांस थी। किस वजह से इशू रेज किया है? फीस शेयर्स में थी। जी, और कोई क्वेश्चन? कह रहे शॉर्टली आफ्टर इवेंट डिस्क्राइब अबव, जैक वाज चार्ज्ड विद सेवरल वायलेशंस ऑफ लीगल, एथिकल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स। जैक को पकड़ लिया पुलिस वालों ने, ले गए उसको। कहता क्यों पकड़ा इसको? हम बताएंगे भाई पकड़ना ही चाहिए था उसको, इतनी वायलेशन की उसने। जी जी, हाँ जी, इसमें प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड ऐड करना मैं भूल गया, असल में ये मेरी गलती है। ये जैक एंड जिल एंड कंपनी के नाम के साथ आगे ब्रैकेट में लिख दें प्राइवेट लिमिटेड, और फिर इसके बाद लिमिटेड। जी नहीं, आप जब कभी कोई चीज भूल जाते हैं आपको पुलिस ले जाती है क्या? नहीं लेके जाती है, मुझे भी नहीं लेके जाएगी बेफिक्र। ठीक, अच्छा चलिए, इस पूरे टेस्ट में और कोई इशू? कोई इशू नहीं। चलिए अब होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। होम असाइनमेंट आप पेज आ गया। अब होम असाइनमेंट आपको 3 घंटों की होम असाइनमेंट आप कर लेंगे आज? अच्छा, मुझे याद आ गया, वो 2 घंटों की हमने कमिटमेंट की हुई है कि हमने किसी भी दिन 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना और 2 घंटे से कम भी नहीं पढ़ना। हाँ, तो मैं 2 घंटे से ज्यादा का आपको असाइनमेंट नहीं दूंगा। हाँ शाबाश, याद आ गया, लेक्चर भी तो है। आपने आज तक लेक्चर तो है ही नहीं, नई चीज तो नहीं पढ़ी कोई। अच्छा, पिछला आपने रिवाइज करना है सारा? हाँ ठीक है, तो ठीक है। तो इसका मतलब यह है असाइनमेंट 1 घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, वही नहीं, आधे घंटे की नहीं, 1 घंटे की असाइनमेंट तकरीबन दी जा रही है आपको। देखे 3 घंटे से 1 घंटे पे आ गया हुआ है, ऐसे ना करें। हाँ, अब असाइनमेंट नोट कर लीजिए भाई। चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7, चैप्टर, ये वॉल्यूम 2 में से असाइनमेंट दे रहा हूँ सारे, वॉल्यूम 2 में से। क्या कह रहा है? पहाड़ियां बनानी है। चैप्टर 4 में से क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और चैप्टर 6 में से 12 का पार्ट ए और 13, 12A और 13, ये मुझे कहा है आपने? अच्छा ठीक है, सुनो, 12 का पार्ट ए और 13,
इसके बाद चैप्टर 7 13 13 भाई 13 12 ए के बाद 13 12 ए के बाद 30 थोड़ी कहूंगा। चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 9 एंड 10 1 9 एंड 10 फिर से सुन लें बाई रीडिंग नहीं करनी है, इसको एग्जाम स्टाइल में रिटन फॉर्म में करना है। पहली चीज लिखे रिटन फॉर्म में करना है रिटन, और रिटन फॉर्म में भी सिर्फ की पॉइंट्स या बुलेट बना के नहीं करना। आगे लिखे रिटन और फिर लिखे एग्जाम स्टाइल। एग्जाम स्टाइल का मतलब कि अभी जैसे एग्जाम में करेंगे वैसे लिखना है कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में। असाइनमेंट फिर से सुन लीजिए। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 12A और 13, और चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 9 एंड 10। ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट।